हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो हम लोग फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट किए, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में एक चैप्टर रह गया था। उसके बाद हम लोग अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कि बायोलॉजी यहाँ से शुरू किए थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट इसका थ्योरी देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसके अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर या फिर अभ्यास के प्रश्न उत्तर को कहाँ से लिखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बिल्कुल करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस अध्याय के बीच के प्रश्न उत्तर के साथ। यदि आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास एनसीईआरटी साइंस के, है ना, वहाँ से आप इसका कंप्लीट थ्योरी देख सकते हैं, ताकि जो है आपको इसका इस अध्याय से जितना भी थ्योरी है आपको कंटेंट मिल जाएगा 100% आपको नोट्स के साथ, है ना। आप वहाँ से जाके देख सकिए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय के बीच का क्वेश्चन लेंगे। ये है क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की है। तो देखिए, मैं यहाँ जब थ्योरी क्लास पढ़ा रही थी, है ना, थ्योरी चैप्टर में, तो यहाँ पे मैंने कोशिका की खोज के बारे में बताई थी। तो कोशिका की खोज का आंसर यहाँ से डाल देना है कि कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ठीक है, कहाँ किया? पेड़ की छाल कॉर्क की पतली काट का अवलोकन किया उन्होंने। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना को देखा, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होता है, और इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ तक लिख देना है कि कोशिका की खोज किसने और कब की है। ठीक है, खोज किसने और कैसे की है, तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। मीन्स कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा कि कोशिका को संरचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका जो है हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या है ये वाला गलत है, यहाँ पे क्या है? कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह जो है संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है कि क्रियात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि यह शरीर के सभी कार्य जो है वो कोशिकीय स्तर पर होते हैं, यानी कि कोशिका के स्तर पर होती है, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है ना। तो क्यों कहते हैं कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक का व्याख्या हो गया। आप यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज का प्रश्न क्या है ना, एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पेज का मतलब दूसरी पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मैंने, है ना, इसका आंसर हो जाएगा कि जब हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ रहे थे, है ना, कोशिका के सबसे बाहरी संरचना को कोशिका झिल्ली, इसी को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है यानी कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका कुछ पदार्थों को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थों को कोशिका से कैसे अंदर और बाहर जाता है, तो ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, है ना, झिल्ली के माध्यम से इसको कोशिका के अंदर जो भी, जैसे ये हो गया वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, कोशिका को जो भी आवश्यकता है उसको अंदर जाने देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी जैसे पदार्थ, और कुछ पदार्थों को बाहर जाने भी देता है।
तो जो आवश्यकता है उसको अंदर जाने देता है, जो आवश्यकता नहीं है उसको कोशिका के बाहर जाने देता है, ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से, है ना। तो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के बारे में बता देना है दूसरा प्रश्न में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? अच्छा सॉरी, ये तो दूसरा प्रश्न का आंसर था कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं ये देखिए, मैं दूसरा प्रश्न का आंसर लिखी भी हूँ, लेकिन आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दी। ये दूसरा का प्रश्न लिखना है कि सेल कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका के अंदर या बाहर केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ से लिखिएगा, ये कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पदार्थों को अंदर जाने, हाँ, बाहर अंदर या बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा यहाँ से करना है फर्स्ट क्वेश्चन का। वो दूसरा प्रश्न का था अर्धपारगम्य झिल्ली का। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि विसरण के माध्यम से, है ना। विसरण क्या है कि एक सेल में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। ये सभी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है ना। इसमें गैस द्रव या विलय का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण में क्या है कि विलय जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के ये यहाँ से यहाँ तक आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 2 प्रश्न। नेक्स्ट पेज कौन सा है ना, यहाँ है कि क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। मीन्स आपको यहाँ पे अंतर करके दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, और उसमें से कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया है और आपको उसको जो है पूर्ति करना है। तो यहाँ पे मैं चूँकि क्वेश्चन में ही बुक में ही दिया हुआ है उसी में मैं फिल करके आपको बता दे रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसका आकार प्रायः छोटा होता है। कितना छोटा होता है? लगभग 1 से 10 माइक्रो यूनिट, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार जो है वो बड़ा होता है, लगभग 5 से 100 माइक्रो यूनिट होता है, ठीक है। या फिर इसको या 1 माइक्रो यूनिट बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना। ये इसका साइज है प्रोकैरियोटिक कोशिका का छोटा और यूकैरियोटिक कोशिका का छोटा, है ना। दूसरा अंतर है इसमें कि केंद्रकीय क्षेत्र मतलब केंद्रक, है ना। केंद्रक के अंदर जो और एक होता है ना केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना, केंद्रिका। तो केंद्रकीय क्षेत्र जो है वो अस्पष्ट, जिसमें केंद्रक जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। हो गया कि इसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है जिसमें कि केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, केंद्रकीय क्षेत्र जो है वह सुस्पष्ट होता है, जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कोशिका और केंद्रक। यूकैरियोटिक में केंद्रक के अंदर एक झिल्ली होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे, है ना, इसमें अस्पष्ट होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक में ये केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, इसमें अस्पष्ट होगा, इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। और उसे क्या कहेंगे, ये केंद्रिक काय कहेंगे, न्यूक्लियोइड, है ना, ये दूसरा का, ठीक है। नेक्स्ट अंतर है 3 का कि क्रोमोसोम 1, इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, जबकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है, ठीक है। चौथा इसका अंतर देखेंगे कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, यानी कि जो भी झिल्ली युक्त होगा कोशिका, इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो भी फिल करने के लिए दिया था वो हम लोग अंतर स्पष्ट देख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में
क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज का क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आप दो ऐसे अंगक का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ का है, अभी हम लोग देखे थे कि अनुवांशिक पदार्थ जो है जो झिल्ली युक्त कोशिका होता है वो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक होता है। तो इन्हीं दोनों में जो है झिल्ली युक्त कोशिका है और इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ कि फर्स्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो जाएगा प्लास्टिक। तो ये दोनों आप आंसर लिख लीजिएगा इस प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है इस पेज का कि यदि किसी कोशिका का संगठन है ना किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। एक मिनट, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो इसका आंसर लिखना है दूसरा प्रश्न का कि यदि कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है, कोशिका का संगठन है ना, यानी कि कोशिका का संगठन मतलब जो भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जो भी ऑर्गन नष्ट हो जाता है तो कोशिका अपनी मूलभूत जीवन प्रतिक्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगी। यदि कोशिका के अंदर कोशिकांग ही नहीं रहेगा, उसके अंग ही नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, ये जो भी इसके मूलभूत प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और प्रोटीन, ये संश्लेषित नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में कोशिका क्या होगा, मृत हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं जिससे उनके पाचन एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका हमारे शरीर में मृत होती है, नष्ट होती है और उसको क्या लाइसोसोम जो है उसको पाचन करके, इसीलिए लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती थैली जो भी हमारे मृत कोशिका है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको पाचन कर लेते हैं और या फिर या पे अपने अंदर जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए तो इसके बारे में भी हम लोग लाइसोसोम के बारे आगे पढ़ेंगे। ये दूसरा प्रश्न का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा को प्रश्न में आ ही गया कि लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, यहाँ पे हम लोग देखें क्यों कहते हैं, इसका आंसर देंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के बारे में हम लोग जान रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट में लिखे थे हम लोग लाइसोसोम एक आत्मघाती है ना। तो लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर लिखना है यहाँ से, कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। अभी हम क्या देखे कि जब कोशिका के अंदर जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, कोशिका अपने मूलभूत प्रक्रिया जैसे पोषण, श्वसन ये सभी नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से कोशिका जो है वो मृत हो जाएगा, है ना। तो जब कोशिका मृत या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या होता है, लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं और इसलिए लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती यानी कि सुसाइडल बेग कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ये इसका आपको आई होप कि इसको अच्छा से समझ लिए होंगे लाइसोसोम के बारे में। 4 क्वेश्चन है इसी पेज का कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। क्या कह रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इस पेज का आंसर देखते हैं, 4 पेज का, प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि राइबोसोम जो है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन भी है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, तो जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है वहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो यहाँ पे ये लिख देना है कि राइबोसोम जो है वो कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार से कोशिका के अंदर ये राइबोसोम फ्री स्टेज में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जाती है अथवा
अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। यानी कि जब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो वह जो दो प्रकार के हो रहा था, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में जो है राइबोसोम पाया जा रहा था, है ना, उसीलिए उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे, और स्मूथ में राइबोसोम नहीं पाए जाने के कारण इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और दूसरा जो है वो कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। ठीक है, यहाँ से इसका 4 क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में, है ना, अब इस अध्याय से संबंधित जो भी इसके अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर था, अब इसके पेज के अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसमें टोटल 11 थे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, है ना। अभी अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर हम लोग की है उसको आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए। मिलते हैं जल्द ही इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।